एक पौधे से अपन यील्ड लेते हैं लगभग 100 kg, 150 kg, 200 kg। हमारे बगीचे में ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनसे 250 kg हमने यील्ड ली। फर्टिलाइजर को लेकर के किसानों के मन में एक भ्रम जो है वो बना रहता है। वो DAP दे देंगे, पोटाश दे देते हैं, थोड़ा वो सुपर दे देते हैं और उसको फर्टिलाइजर मानते हैं। हमारे बगीचे में हम लगभग 5-7 ग्रेड यूज करते हैं। फलदार जो पौधा रहता है उसकी जितनी कैनोपी रहती है उतना ही उसका नीचे रूट जोन भी डेवलप होता है, तो उसको पानी रूट जोन में वहां तक जाना चाहिए। 4 खड़े बांस और 4 आड़े बांस, तो इसको पूरा ऐसा सपोर्ट है कैसा 4x4। इसका जो वजन है ये पूरा यहाँ आ गया है, तो ये नीचे नहीं गिरेगी। आप सामने वाला पौधा देख सकते हैं, उसमें वो बांस टूट गया है तो उसमें डगाल फट गई, तो इससे अपने पौधे का नुकसान होता है। संतरा में किसानों के लिए अच्छी बात ये रहती है कि हार्वेस्टिंग जो होती है विदिन टाइम स्पेन 10 दिन में होना है तो 10 दिन में होकर फिनिश। जो किसान के पास पैसा आना है वो 11वें दिन के अंदर अंदर सब पैसा आ जाता है। रेट क्या मिल रही है? पिछले साल आपको क्या रेट मिली थी? गए साल संतरा में बाजार मान के चलो आपकी 35-36 रुपए से लेके तो 45 रुपए तक के भाव बिके थे। इस बार जो 45 रुपए से 55 रुपए के कुछ 58-60 के भी भाव हमको सुनने में आए हैं। और अपन ने इस बगीचे को लगभग 30,11,000 रुपए में अपन ने इसको उधड़ा बेचा है। लेबर उनकी है, हार्वेस्टिंग उनकी है, वेट लॉस होता है वो उनका है, कोई फल नीचे गिरता है खराब होता है वो उनका है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं संतरा की खेती के बारे में। और किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं जिस फार्म पर आया हूँ यहाँ पर 9 बीघा में संतरा की खेती की गई है, जिससे कि इस साल 30 लाख तक की अर्निंग हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि किस तरीके से किसान भाई संतरा की खेती करके इतना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। हम गांव तालोद, तहसील आलोट, जिला रतलाम के रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारा ऑरेंज का फार्म है। आज भैया आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि जैसे आप इस बगीचे में आए उससे पहले आप क्या करते थे, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सारा मैं जानना चाहूँगा। जी भैया, मैंने इंजीनियरिंग किया है। 2016 में पास आउट हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने फार्मा सेल्स में 13 साल जॉब किए और मैंने इंजीनियरिंग किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि जॉब नहीं करना है। तो जॉब नहीं करना है तो फिर क्या करेंगे? तो भाई साहब से डिस्कस किया, उन्होंने भी जॉब वो 13 साल से लगातार कर रहे थे, बट वो भी कोई सेटिस्फाई जैसा था नहीं कुछ। फिर हमने दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अपन मूव टू जो है होम, वापस घर चलते हैं। और वहाँ हमारी खेती जो है पुश्तैनी खेती है। मेरे पिताजी जो है वो रिटायर्ड आयुर्वेद डिपार्टमेंट डॉक्टर थे, तो ये बाग उन्होंने ही लगाया था 2011-12 में। तो जब हम दोनों भाई घर आए तो फिर पता चला कि क्या करना है। तो एजुकेटेड थे, बाहरी दुनिया देख रखी थी, सारी चीज़ों को समझते थे, टेक्नोलॉजी लगभग रिफॉर्म आ रहे थे, तो हम भी उन चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश की। और फिर हम धीरे से हमने फाइनली ये सोचा कि बागवानी से ही जो है वो किसान या तो सफल हो सकता है या उसकी आज की जो वर्तमान की जो आकांक्षा है वो बागवानी से ही पूरी हो सकती है। ठीक है। गेहूँ, चना, सोयाबीन, इससे वो सिर्फ उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भले पूर्ति कर ले, बट बड़े सपने हैं, बड़े सोच जो है वो इन परंपरागत या पारंपरिक जो खेती चल रही है उससे नहीं हो सकती है। फिर हम धीरे से बागवानी की तरफ मुड़े। फिर बागवानी में हमने संतरा में जो है अच्छे प्रयोग किए कुछ नए नए, तो आज उसका परिणाम आपके सामने है। जी, तो सबसे पहले हम तो यही जानते हैं, जैसे आपने बताया कि बगीचा 2010-11 में लगा हुआ है, तो लगभग 15 से 16 सालों का ये बगीचा, ये प्लांट हो चुके हैं। तो अभी कितने एरिया में आप इस संतरा की खेती कर रहे हैं वो थोड़ा सा? जी, ये कुल मिला के लगभग 8.5 से 9 बीघा ज़मीन है। इसमें 500 पौधे अभी जो है, जो बड़ी जो ऐसे पौधे हैं जिन पे फल हैं। ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो 1 साल के हैं या 2 साल के हैं। ठीक है। जब 2011-12 में जो पौधे लगाए थे तो वो जितने बड़े हो गए वहाँ तक ठीक था। फिर बाद में जो डैमेज भी होता है, तो डैमेज हुआ, फिर हमने उसे वापस से रिफिलिंग करी। तो ऐसे कुल मिलाकर के आज की तारीख में हमारे पास 497 प्लांट्स इस बगीचे में है। ठीक है। तो अभी प्रोडक्शन कितने प्लांट के ऊपर आ रहा है? आज अगर अपन आज की तारीख जो है उसमें अगर खड़े हैं जहाँ पे, तो लगभग 450 पौधे में जो है वो प्लांट पे फल है। ठीक है। और बाकी 25-30 प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हमने टेके नहीं लगाए हैं, जिन पे हम कह सकते हैं हमने बांधा नहीं है, पर ऐसे भी पौधे हैं जिन पे फल आए हैं। बाकी 20-25 पौधे ऐसे जिस पे फल नहीं आए हैं।
ऐसा ठीक है। तो अब जैसे मेन चीज़ होती है कि भाई हम जो खेती कर रहे हैं, जैसे आपने इसकी सिलेक्शन किया, तो किसान भाई कहेंगे भाई हम संतरे की खेती भारत में कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं जी। तो आपने कहाँ कहाँ पर देखी है या फिर कहाँ कहाँ पर हो रही है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। भैया संतरा जो है वो मोस्टली नागपुर महाराष्ट्र से जो है निकला हुआ है। इसमें हमारे बगीचे में भी 2 वैरायटी लगी हुई है, ये नागपुरी संतरा है और एक रंगपुरी है। इसमें ऐसी 2 वैरायटी आती है। अभी नई वैरायटियाँ बहुत सारी आ गई, जैसे एलिमो वगैरह के भी बहुत सारे प्लांट्स आने लगे हैं, वो अच्छे हाइब्रिड भी आ रहे हैं। बट ये जो 2 है रंगपुरी और नागपुरी हमने लगा रखा है। ये मोस्टली जो होता है वो सामान्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ एरिया में होता है और मध्य प्रदेश के मालवा के बेल्ट में अपन अगर देखें तो उज्जैन से अपन इधर आते हैं तो लगभग फिर ये झालावाड़ तक ये जो बेल्ट है यहाँ अच्छा संतरा होता है और अच्छी खेती भी करते हैं लोग। और इस संतरा की खेती से किसानों की आय में भी बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, उनकी जीवन शैली में, उनकी लाइफस्टाइल में भी अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं, हम जैसा हम देख रहे हैं। जी। तो अभी आपके यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी कैसी है, किस तरीके की मिट्टी में आप खेती कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। भैया मिट्टी हमारी काली मिट्टी है, काली ही मिट्टी है लगभग हमारे लगभग क्षेत्र में जहाँ भी है वहाँ, और उसमें इसका अच्छा उत्पादन होता है और ये सफल है इसमें। जी। तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें कि इसकी खेती के लिए टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ पर, जैसे मिनिमम कितना टेम्परेचर जाता है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है, उसमें इसका रिजल्ट कैसा है, वो भी आप थोड़ा सा। टेम्परेचर तो भैया सर्दी हमारे यहाँ लगभग 12-15 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है। ऊपर जाने में 38-39-40 तक भी जाता है, 41 नहीं जाता है, बट हाँ 40 डिग्री का जो है ये फेस रहता है, हमने देखा है। ठीक है। तो जैसे 12-15 से लेकर जो 40 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है, इसमें कैसा इसका रिजल्ट रहता है? जैसे कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर एक आध दिन के लिए नीचे चला गया या फिर एक आध दिन के लिए ऊपर चला गया, तो उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का सीधे इस पे कोई वैसे विशेष असर नहीं आता है। खासकर जब फ्लावरिंग वाली जब स्टेज रहती है इसमें, तो फ्लावरिंग वाली स्टेज में जैसे एकदम से फ्लावरिंग आई है और अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट इकोसिस्टम है, कई बार पौधा उसको सहन नहीं कर पाता है, तो कुछ फ्लोर वगैरह ड्रॉपिंग वगैरह के इश्यूज आते हैं। बाकी नॉर्मली ऐसा टेम्परेचर का इस फल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ज़्यादा अधिक गर्मी हो जाती है तब ये फल फिर जो है वो उसके पहले अपने को इसको हार्वेस्ट करके मंडी में या जहाँ भी इसको देना है देना पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब हम खेत में इसको प्लांट लगाते हैं, खेत की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। इसकी लगभग औसतन दूरी 16x16 पे लगाते हैं इसको, या फिर 18x18 पे लगाते हैं। अभी कुछ नई लेटेस्ट वेराइटीज आ रही है, उनकी दूरी और कम कर रहे हैं लोग, इसे हाई डेंसिटी पे लगा रहे हैं, 12-12 पे भी लगा रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं। बट हमने ये समझा है कि ये वाला जो बगीचा आप देख सकते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, इस प्लांट से प्लांट की दूरी 18 फीट है, बट एक उसमें एक हवा का आवागमन भी जरूरी है। प्लांट जब फैलता है तो लगभग आसपास की डगाल इसकी मिलने लगती है, तो इसकी दूरी 16-16 भी रखते हैं, 18-18 भी रखते हैं कुछ लोग, अभी 12-12 भी रख रहे हैं। इसकी पहली तैयारी में अपन इसको ऐसा जोड़ सकते हैं कि पहले आप गड्ढे करके रखिए, लगभग ये अगस्त के महीने में पौधे लगते हैं, और गड्ढे करके पहले तैयार रखिए। आप उसको अगस्त में जब अच्छी गहरी बारिश हो जाए, जमीन पूरी पानी से भर जाए, संतुष्ट हो जाए, फिर उसमें आप पौधा लगाइए। उसके बाद में फिर उसका लगातार मैनेजमेंट अगर अपन करते रहते हैं तो इसके अच्छे परिणाम आते हैं लगभग 4 साल बाद। ठीक है। तो यानी कि प्लांट अपना जो प्रोडक्शन है वो 4 साल के बाद में इसमें आना चालू हो जाता है। जी। ठीक है। तो अब उसके बाद में एक चीज़ होती है कि भाई हम प्लांट जो है उसकी जो ग्रोथ होती है प्लांट की, हमारा मेन चीज़ है कि हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं जी, उसमें हम साल में किस टाइम पे फर्टिलाइज़र हमें देना है, जो स्टार्टिंग फेज़ है जी, कितना फर्टिलाइज़र देना है या फिर हमें गोबर की खाद देनी है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए। जब तक हमारा जो प्लांट है वो मैच्योर नहीं हो जाता, जब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले जी, जब प्लांट छोटा है उस टाइम के बारे में थोड़ा सा। पौधा अपन ने लगाया जी, मोस्टली मोर्टेलिटी होती ही है जी, लगभग 1 साल का रहता है और 2 साल के बीच में जो मोर्टेलिटी होती है वो होती है जी, क्योंकि बगीचे में जैसे अपन ने पौधा लगाया है, सबको यूनिफॉर्म पानी नहीं मिल पाता है, सबकी यूनिफॉर्म जमीन भी नहीं रहती है, तो उस केस में मोर्टेलिटी होती है। बता ठीक है, 1-2 साल के बाद आप वापस उसकी गैप फिलिंग कर दो। फिर उसमें एक विषय ये है कि उसको गोबर की खाद रिच मात्रा में ह्यूमस अपन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो रहना चाहिए। उससे क्या होगा, उसकी जड़ों का विकास अच्छा होता है। जड़ों का विकास अच्छा होने से पौधा मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है। तो 4 साल बाद जब वो आपको फल देना चालू करेगा, जब वो मैच्योर अवस्था में आएगा, तब उसके परिणाम अच्छे आएंगे। तो शुरुआती मेहनत में हमको गोबर की खाद प्राथमिक रूप से देखना चाहिए। दूसरी बात कि पौधे को अधिक से अधिक मात्रा में ह्यूमस
ह्यूमिक एसिड जो बोलते हैं अपन, ह्यूमस की जो मात्रा थी वो मिले तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है। तो बगीचे में एक चीज़ होती है पानी देना जी। तो आप पानी कैसे देते हैं, क्या तरीका है, कौन से टाइम में कितना पानी देना है, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से समझाइए हमें। जो संतरे की बागवानी करते हैं किसान, लगभग जो समृद्ध किसान हैं वो, या जो समझते हैं चीज़ों को, वो बागवानी में ड्रिप लाइन का ही यूज़ करते हैं जी। बट कुछ किसान ऐसे रहते हैं जिनको या तो जानकारी नहीं रहती है या उनकी क्षमता नहीं रहती है, ऐसा कुछ रहता है, तो वो फ्लड से पानी पिलाते हैं। बट इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ड्रिप से पानी देने का है। ठीक है। ड्रिप में भी क्या है कि हर प्रकार के ड्रिपर आते हैं, ज़्यादा लीटर पर आवर डिस्चार्ज के भी आते हैं, कम पर लीटर के डिस्चार्ज के आते हैं। कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं रहती, वो इस भ्रम में रहती कि नहीं यार ड्रिप लाइन से संतरे के पौधे की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसको तो बहुत सारा पानी चाहिए रहता है। भाई ऐसा नहीं है, अधिक मात्रा में वाटर डिस्चार्ज करने वाले ड्रिपर भी आते हैं जी। अधिक मात्रा में पानी देने वाले लेटरल भी आते हैं जी। तो ये हमको थोड़ा सा इसको भ्रम को, शंका को दूर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। आपको लगे तो आपके बगीचे में आप खुला पानी दे सकते हैं, बाकी नहीं तो आपको ड्रिप से ही पिलाना चाहिए। आप अपना बगीचा जो भी देख रहे हैं अभी, ये हमने इसको खुला पानी इस बार बिल्कुल भी नहीं दिया है। अच्छा। आप देख सकते हैं नीचे जमीन पे भी कोई क्यारी नहीं बनाई है हमने, कोई पाली नहीं बनाई है जिसमें हम पानी को फ्लो करके दे सकते हैं। पूरा जो है ड्रिप से ही जो है पानी हमने इस बार दिया। तो अभी जैसे हम ये जो प्लांट देख रहे हैं जी, ये आपने गैप फिलिंग के लिए प्लांट लगाया था। तो अभी आपने यहाँ पे जो लेटरल वगैरह डाली है जी, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि लेटरल कौन सी आपने डाली है, इसमें से पानी कितना निकलता है, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे एक प्लांट के लिए आपने 2 लेटरल डाली है जी, इसको कैसे डाला है वो थोड़ा सा आप मेरे को। जैसे अगर बगीचा अपना छोटा है जी, 4 साल तक की आयु अगर है तो उसको कम पानी चाहिए रहता है, तो आप एक लेटरल भी डाल सकते हैं उसमें जी। पर हमने यहाँ पे 2 लेटरल डाली है क्योंकि पौधे को पानी की आवश्यकता ज्यादा रहती है। तो या तो हम इसके लेटरल में डिस्चार्ज की साइज बढ़ा सकते हैं या फिर हम 2 डाल सकते हैं, क्योंकि जो फलदार जो पौधा रहता है उसकी जितनी कैनोपी रहती है उतना ही उसका नीचे रूट जोन भी डेवलप होता है, तो उसको पानी रूट जोन में वहां तक जाना चाहिए। अभी हमने जो ये लेटरल डाल रखी है ये 4 LPH की लीटर, 4 लीटर पर आवर एक पॉइंट से इसमें डिस्चार्ज होगा। इसमें ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। हर 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ड्रिपर मिलेगा। एक घंटे में 4 लीटर पानी एक ड्रिपर से डिस्चार्ज होगा। मतलब ये अगर अपन बड़े पौधे की बात करें, 12 साल 15 साल का जो पौधा है, तो उस पे लगभग 10 ड्रिपर इधर मिलते हैं, 10 से 12 ड्रिपर इधर और 10 से 12 ड्रिपर उधर मिलते हैं। तो अपन देखें तो 25 ड्रिपर है, 4 लीटर का 1 घंटे में डिस्चार्ज करेगा तो उस पौधे को 100 लीटर पानी मिलता है। ठीक है। तो 1 घंटा मोटर पे अगर आप चलाएंगे तो भी पर्याप्त है। 100 लीटर संतरे के पौधे को एक दिन में पानी चाहिए रहता है। ठीक है। तो अब जैसे एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने जो ड्रिप यूज की है, ये जो लेटरल है ये इनलाइन वाले आपने ड्रिप इनलाइन वाली यूज की। अधिकतर किसान जो ड्रिप यूज करते हैं वो जो ऑनलाइन ड्रिपर आता है वो वाले यूज करते हैं, जहाँ पे आपको जहाँ जितनी जरूरत है उस हिसाब से आपने ड्रिपर लगा दिया। तो आपने ये इनलाइन वाली जो ड्रिप है इसको क्यों सेलेक्ट किया, वो भी आप थोड़ा सा। हमारे पास पुरानी ऑनलाइन वाली ही ड्रिप थी, ड्रिपर वाली, तो हमने उसको रिजेक्ट करके हटा दिया है। उसका इशू आता है, उसमें इशू ये आता है कि प्लांट से अगर आपने 4 ड्रिपर इधर 4 उधर लगाए तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर किसी कारण से अगर वो यहाँ डैमेज हो गई, क्योंकि मेंटेनेंस तो आते हैं, अपन खेत में बैठे हैं, तो अगर किसी पक्षी ने पानी पीने का उसमें चोट मार दी या गिलहरी ने काट दिया तो उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब रिपेयर करते हैं तो कम से कम आधा फीट 1 फीट कट जाती है, तो वो छोटी होती है। तो पीछे की जो पूरा जो ड्रिपर का जो सिस्टम है वो पूरा रीअरेंज होता है। उसके कारण जहाँ पानी जाना चाहिए वहां नहीं जाता है। एक बात। दूसरा विषय इसमें यह है कि इसमें एक तो लो मेंटेनेंस है, ठीक है, और आपको पौधे को जहाँ पानी देना है, और लगभग आपका पौधा अगर 14-15 साल का ऑलरेडी हो गया है तो उसका रूट जोन इतना डेवलप हो गया है कि उसको लगभग सब जगह पानी चाहिए ही चाहिए। पूरा फैल चुका है, पूरा फैल चुका है वो नीचे, तो उसको लगभग सब जगह पानी चाहिए ही चाहिए। मतलब प्लांट से उसको 5-6 फीट उधर है, उसकी 5-6 फीट इधर है, तो लगभग उसका रूट जोन इतना डेवलप हो गया है। तो इसलिए फिर ये वाली लेटरल हमने यूज किया। ये तो ड्रिप सिलेक्शन हो गया जी। अब हम बात करते हैं पानी देना जी। कौन से सीजन में कितने दिन आप पानी देते हैं, कितने दिन में पानी देना होता है, वो भी आप थोड़ा सा। संतरा का ऐसा है कि आप अभी जैसे हार्वेस्टिंग चल रही है, आप देख रहे हैं जी, तो हार्वेस्टिंग होने के बाद में हम इसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग फर्टिगेशन करेंगे जी। फिर इसको छोड़ देंगे हम, हंकाई जुताई करके छोड़ देंगे। फिर इसमें लगभग 2.5 से 3 महीने का तक, जब तक हम कोई पानी नहीं देते हैं इसमें, उसको अब इसको बोलते हैं प्लांट में स्ट्रेस लाना जी, ताण देना ऐसा बोलते हैं। तो पौधे में जब ताण आती है, स्ट्रेस आता है, और जब बरसात की जब बारिश होती है, जब उसको हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एकदम ह्यूमिडिटी बनती है, तो तब पौधा वापस से फूट करके और तब उसमें जो फ्लोरिंग होती है, तो फ्लोरिंग लेने के लिए ये प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको 3 महीने का लगभग जो स्पेन जो रहता है गर्मी का, इसमें बिल्कुल पानी नहीं देते हैं। ठीक है। और
कुछ किसान भाई जो सर्दी की फसल लेते हैं जी। वो अगर उनको फ्लोरिंग आ गई है, जी। अभी फरवरी मार्च में उनकी फ्लोरिंग आ जाती है, तो अगर उनको सर्दी की फसल लेना है तो वो फिर इस बगीचे को पिलाते हैं, पानी देते हैं, पर वो फिर माल कब हार्वेस्ट करते हैं? अक्टूबर नवंबर के आसपास वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये अपने पानी की सिस्टम हो गया। अब उसके बाद में मुझे आप एक चीज़ बताइए कि फर्टिलाइज़र के बारे में हम पहले बात कर रहे थे। जी। ठीक, तो हमने ये बताया कि जब हमारा पौधा 4 साल का है, जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लांट मैच्योर नहीं हुआ है, जी। तब तक का तो हमने फर्टिलाइज़र समझ लिया। जी। लेकिन मैं इसमें ये समझना चाहूँगा अब कि जैसे अभी आपका प्लांट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर आ चुका है, जी। प्रोडक्शन यहाँ पर चल रहा है, तो आप जैसे 1 साल की कैलकुलेशन हम करते हैं जी। कि जैसे अभी आपके यहाँ पे हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग ख़त्म होगी, उसके बाद में 1 साल का जो सर्कल होता है, 1 साल में आप कब कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा मेरे को आप सिस्टम से समझाइए। भैया फर्टिलाइज़र को लेकर के किसानों के मन में हल्का सा एक भ्रम जो है वो बना रहता है, और वो ये है कि वो DAP दे देंगे, पोटाश दे देते हैं, थोड़ा वो सुपर दे देते हैं और उसको फर्टिलाइज़र मानते हैं। जी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से एक थोड़ा सा अनुरोध है ये कि इसको अपने को अच्छी गहरी रिसर्च करना चाहिए, इसमें और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। कई सारे सेंटर्स भी बने हुए सिट्रस के, वहाँ पे जानकारी लेना चाहिए, कुछ एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, कुछ समृद्ध किसान है जो सक्सेसफुल फार्मर है वो भी ये कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए, और फिर हमको जो है हमारा वो फर्टिलाइज़र का एक बार शेड्यूल तैयार करना चाहिए। और उसमें एक मेनली जो हमको समझने की चीज़ है वो ये है कि हर समय पे अलग अलग फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता है पौधे को। सिर्फ DAP, सिर्फ पोटास, सिर्फ यूरिया या सिर्फ SSP देने से वो सर्वाइव नहीं करेगा। फ्लावरिंग स्टेज पे है तो उसको DAP की आवश्यकता है, वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रेस्प करेगा तो उसको तब वो देना चाहिए। जब वो फूल से जो है वो उसकी इस अवस्था में जा रहा है तब उसको अलग फर्टिलाइज़र लगता है। जैसे मैं आपको एक लंबी चौड़ी ग्रेड बताता हूँ, हमारे फर्टिलाइज़र हमारे बगीचे में हम लगभग 5-7 ग्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है। उसमें हम चालू करते हैं 19-19 से, 052-34 लेते हैं, 0050 लेते हैं, 1261-0 लेते हैं, 13-045 लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट हम अच्छा देते हैं। ऐसे अन्य प्रकार के बहुत सारे फर्टिलाइजर रहते हैं जो समय समय पे देने की आवश्यकता रहती है। तो आप मेरे को थोड़ा सा मोटा मोटा ये समझाइए कि जैसे हमारा जो फ्लावर आया, फ्लावर में हम आप कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या फिर कौन सा देते हैं? जैसे फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे आप कौन सा देते हैं? फ्रूट अपना मैच्योर हो गया, हार्वेस्टिंग के टाइम पे है, उसमें आप कौन सा फर्टिलाइज़र, वो थोड़ा सा मैं इस तरीके से हम बेसल डोज में 10 जून के आसपास हम उसकी तैयारी कर लेते हैं बेसल डोज की। और बेसल डोज में हम DAP, कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर लेते हैं, जैसे 12, 11, 18 जैसे रेंज के फर्टिलाइजर लेते हैं, कुछ पोटाश वगैरह लेते हैं, वह जमीन में दे के गुड़ाई करा के पौधे को छोड़ देते हैं, बारिश होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश होती है वो पौधा जो है वो ग्रेस्प कर लेता है। फिर उसकी अवस्था आ जाती है फ्लोरिंग वाली, वो फ्लोरिंग लेना चालू करता है। उस समय वो जो फर्टिलाइजर हमने दिया है लगभग 30-40 दिन 45 दिन तक उसका वो चलता है। उस समय में हमको स्प्रे करना होता है। जैसे कुछ लोग करते हैं फूल जो खिल रहे हैं उसके लिए स्प्रे करते हैं, फूल कम खिरे, फूल टिका रहे उसके लिए स्प्रे करते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें जो है वो उस समय में, उस अवस्था में 45-50 दिन तक वो स्प्रे से चलाना होता है। जब एक बार वो कली बन गई, फ्लावर जो है कन्वर्ट होके कली में कन्वर्ट हो गया है, फिर वो अवस्था में उसको 0.34 देना चाहिए ताकि उसका विकास कर सके, थोड़ा सा उसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाए। फिर बाद में जो रेंज आती है लगभग आप मान के चलो कि उसकी अवस्था हो गई अपनी 90 दिन के आसपास की, फिर उसको लगता है कि उसकी फल की चमक अच्छी होना चाहिए, तो बोरोन का स्प्रे करते हैं, 0050 का स्प्रे करते हैं, जमीन से भी 0050 देते हैं, 0.34 देते हैं, 1261-0 देते हैं, उसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक रहती है, कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं ताकि फल में चमक अच्छी रहे, फल बना रहे, उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में उपलब्ध रहता है तो वो हरापन उसमें बना रहे, इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं। 13-045 की एक ग्रेड है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी है और फास्फोरस पोटाश की मात्रा भी है, तो दोनों वो जाता है तो वो उसके कारण फल में चमक बनी रहती है, फल जो है हरा रहता है, लंबे समय तक टिक सकता है। आप हार्वेस्टिंग के लिए 5-7-10 दिन अधिक ले सकते हैं। उस समय में 10 दिन में आपको हो सकता है कि जब बाजार के जो भाव रहे 5-7-10 रुपये अधिक मिलते हैं कई बार। तो फर्टिलाइजर का, फर्टिगेशन का एक अपना बहुत बड़ा रोल है और उसमें यही रोल है उसका कि आप हर शेड्यूल, हर समय में एक
एक शेड्यूल बना के उसको फॉलो करो आप, समय समय पे जो जो फर्टिलाइजर देना है वो देंगे अपन, तो पौधा जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छे परिणाम देता है। उसके बाद में एक चीज़ और आती है कीट और बीमारियाँ, कौन से कीड़े इसमें हमें देखने को मिलते हैं, बीमारियाँ इसमें कौन सी आती है, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। इसमें सर्दी की फसल में सबसे अधिक आता है एक तो फ्रूट फ्लाई, मक्खी रहती है, फल मक्खी बोलते हैं अपन जिसको, वो अन्य फसलों में भी आती है, उसका अटैक बहुत ज़बरदस्त रहता है, उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं अपन। बाकी जो इंसेक्टिसाइड जो अपन कोई भी एक रेंज का वो स्प्रे करना चाहिए। एक इसमें आता है काली मस्सी की बीमारी बोलते हैं इसको, जिससे पत्ता जो है अपना वो पत्ता जो है वो काला, इसमें पत्ते पे काले जो है वो निशान होने लगते हैं। ओके, ये अभी जो दिखाई दे जैसे अभी हल्के से इस पे शेड आ रहे हैं, तो काली मस्सी बोलते हैं। काली मस्सी आने से क्या होता है कि पौधा पूरा काला हो जाता है और उसका असर फल पे भी आता है। फल भी लगभग उसमें शेड चेंज करने लगता है उसका। तो एक काली मस्सी की जो बीमारी आती है वो संतरा में थोड़ा सा, इसमें अभी इस समय फ्रूट फ्लाई कम आता है पर आता है। ओके, हाँ, तो एक ये है। दूसरा ये तीसरा आता है कि सनबर्न की समस्या आती है। ये जैसे ये देख रहे होंगे फल आप, ये वाला जो सनबर्न है, ये सूरज, इसकी जो दिशा जो है लगभग सूरज की तरफ रही, तो ये लगभग जब तक सेन कर सकता था तब तक किया, और फिर इसने इसका शेप और वो चेंज कर डैमेज कर दिया इसको। ऐसे फल जो है वो नुकसान होता है। तो ऐसे बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, बट हाँ, इनका प्रबंधन अगर अपन सही समय से करें तो ये भी नहीं होगा। ऐसा होता है। तो इससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए जब जनवरी के समय में जब धुंध गिरती है, जब कोहरा गिरता है, तो कोहरे के समय जब सुबह का टेम्परेचर तो रहता है अपना बहुत मॉडरेट या कम, और दिन में एकदम से अति मतलब एक टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके कारण जो है ये वो पौधा सहन नहीं कर पाता है। क्योंकि उसका 24 आवर्स की साइकिल में उसको कोल्ड भी बियर करना है और हॉट भी टेम्परेचर बियर करना है, तो तब वो नहीं कर पाता है। उस समय हमने कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह जमीन से देने का प्रयास किया था, उसे ठीक ठाक परिणाम अच्छे भी आए हैं। जी, ठीक है। ये तो कीटों और बीमारियों की बात हुई। अब उसके बाद में एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आपने हर पौधे को सपोर्ट दिया है जी, तो आपने सपोर्ट कैसे दिया है, क्यों देना है, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। भैया जैसे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे पौधों को सपोर्ट दिया है और लगभग सभी पौधों को सपोर्ट दिया। संतरा की बागवानी में आपको सपोर्ट देना ही होगा, क्योंकि एक पौधे से अपन यील्ड लेते हैं लगभग 1 कुंटल भी लेते हैं 100 केजी, 100 केजी, 150 केजी, 200 केजी। हमारे बगीचे में ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनसे 250 केजी हमने यील्ड ली है। 3 कुंटल के भी पौधे हैं इसमें। तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो है संतरे का वो ऐसा है कि इसको आपको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। और उसी से ये पौधा अब जैसे किसी कारण से कुछ वो जो प्लांट है आप मेरे उसके पास चल के दिखाइए, क्योंकि वो अलग से दिखाई दे रहा है। तो इसमें सपोर्ट दिया कैसे है, किस तरीके से यूज़ किया है, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। जैसे 4 बांस अपन ने, जैसे हमने इस बार प्रयोग भी किया है, वैसे लोग बांस लगाते हैं सामान्य रूप से, 4 खड़े बांस और 4 आड़े बांस। तो इसको पूरा ऐसा सपोर्ट है कैसा 4x4, तो जो भी जैसे डगाल है, इसका जो वजन है ये पूरा यहाँ आ गया है, तो ये नीचे नहीं गिरेगी। अब किसी कारण से उसमें टेक्निकल रीजन से आप सामने वाला पौधा देख सकते हैं, उसमें वो बांस टूट गया है, तो उसमें डगाल फट गई, तो इससे अपने पौधे का नुकसान होता है, प्लांट का नुकसान होता है। तो यहाँ पे आपने जैसे बांस की जगह सरिया यूज़ किया है, तो क्या ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है या फिर वो भी तो चीज़ एक आएगी? भैया ये ऐसा विषय है कि अभी हम इस पर भी प्रयोग किया हमने। होता क्या है कि बांस आता है लगभग 55 से 65 रुपए के आसपास का एक बांस हम लाते हैं, और एक बांस लगभग 4 साल चलता है। ठीक है, 4 साल चलता है, वापस उसको दोबारा से लाना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो उसको स्टोरेज करने के लिए अपने को जगह चाहिए, पानी उसमें लगना नहीं चाहिए। अब बगीचे में है, नीचे रहेगा तो खराब तो होगा इसे। तो फिर हमने इस बार प्रयोग किया है कि हमने 10 mm के सरिये के 8 फीट के टुकड़े करवा के यहाँ लगाए हैं। ठीक है, तो ये लगभग हमको 82 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्ट आई है। बट ये है कि लोहा है तो सरिया है, 4 साल तो नहीं 8 साल तो चलेगा ही सही कम से कम। तो कम से कम ये उसके बाद भी हम इसका यूज़ वापस से कर सकते हैं। तो हमने एक प्रैक्टिकल के तौर पे किया था, हमारी कुछ इसमें करेक्शन बच रहे हैं। इसको शायद हमें लगता है कि 8 की जगह 10 फीट करवाना था, या 10 mm की जगह 12 mm लेना था। तो ये मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन होता वो। मतलब वो बार बार उसका खर्च नहीं आएगा बांस का। संतरे की बागवानी में बांस का एक अपने आप में बहुत बड़ा खर्च है। बगीचा आ जाता है, किसान बहुत खुश होता है, पर उसको अगले ही पल इस बात की चिंता होती है कि मेरे को बांस का खर्च आने वाला है। जी। तो ये तो हमने सपोर्ट की बात हुई। सपोर्ट के बाद में थोड़ी सी मैं चीज़ें और जानना चाहूँगा कि हमारे जो प्लांट है वो प्लांट में हम साल भर में देख रेख कैसे करते हैं, क्या क्या हमें मैनेजमेंट, जैसे फर्टिलाइज़र के बारे में, पेस्ट के बारे में, पानी के बारे में तो हमने बताई दिया। और जैसे ये चीज़ें हैं कि हमें क्या कटिंग करनी है पौधे में, जैसे आपने बोर्डो पेस्ट यहाँ पर लगाया है, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। कौन सी अगर हमें टहनियाँ हटानी पड़ती है, नहीं हटानी है, वो थोड़ा सी चीज़ें आप जैसे अभी आप इसमें देख सकते हैं कोई सूखी डगालें होगी। अब हम पोस्ट हार्वेस्ट फर्टिगेशन करने के बाद में इसकी पूरे बगीचे की कटिंग होगी। कटिंग में जो अनवांटेड जो
डगाले हैं जो सूख गई है, तो वो हम पूरा हटवाएंगे उसमें से, वो कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में इसकी गुड़ाई करते हैं हम, पौधे के आसपास 3-4 फीट तक मिट्टी को खोदना, उससे उसकी वाइट रूट्स जो होती है वो पूरा सा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, और नॉर्मलाइज होने से पौधा स्ट्रेस में आता है। उसके बाद में पौधा स्ट्रेस में आता है, उसके बाद में हम बोडो पेस्ट करवाते हैं। बोडो पेस्ट इस वो करने से पौधे में जैसे कि कुछ फंगल अटैक है, इंसेक्ट के अटैक है, वो नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें तो चूना रहता है और कुछ तम्बाकू वगैरह हम यूज़ करते हैं, नीला तोता यूज़ करते हैं, तो वो जैविक और ऑर्गेनिक प्रोसेस है मतलब ये। तो इसको करने से पौधे की हेल्थ को लेकर हम वो करते हैं, और ये पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद इसकी केयर के हिसाब से। ठीक है। अब जैसे खेती की और साल भर जो मैनेजमेंट है उसकी तो लगभग हमने बात सारी कर ही ली जी। एक चीज़ है कि आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आपका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, पर प्लांट कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें पे आप मेरे को थोड़ा समझाइए। भैया हार्वेस्टिंग का टाइम अभी जो चल रहा है वो लगभग 15 फरवरी से लेके तो 25 माह, इस वर्ष ये जो साल है ये थोड़ा 10-15 दिन पहले है ऐसा सबको लग रहा है, वरना हमारा मोस्टली बगीचा 20 तारीख के बाद ही टूटता है, 20 मार्च के बाद में। ठीक है। और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो लगभग हर पौधे पे जो है वो फल आया हुआ है। दूसरी बात ये है कि हर पौधे से हम, किसी पौधे से हम 1 कुंटल फल ले रहे हैं, किसी से 2.5 ले रहे हैं, किसी से 2 ले रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिससे हमने 3 कुंटल भी फल हमने देखा है। आप देख सकते हैं मतलब किस तरीके से इस पे यील्ड आई हुई है, मतलब ये पूरा नीचे झुक गया है जी। इतना सपोर्ट देने के बाद में भी, सपोर्ट देने के बावजूद भी, जबकि इस ये डगाल है, इसकी हाइट का जो लेवल है वो कम से कम 8 फीट तो रहती ही है या 7 फीट तो रहती है। जैसे उस प्लांट के ऊपर अभी प्रोडक्शन नहीं है, तो वो प्लांट अभी उस पर हार्वेस्टिंग हो गई है, तो हार्वेस्टिंग होने के बाद में उसकी अवस्था ऐसी थी, तो इतना हमने इससे फल इस बार लिया है। तो पर प्लांट एवरेज आपका क्या? एवरेज अपन मान सकते हैं 100 किलो से 150 किलो, हायर साइड में नहीं लेते हुए, लोअर साइड में नहीं लेते हुए 100 से 150 किलो के आसपास अपन ने लगभग एवरेज आउट करें तो सब पौधों से फल लिया। ठीक है। अब उस जैसे हमने हार्वेस्टिंग की बात बताई, तो हार्वेस्टिंग के बारे में मेरे को ये बताइए कि कितने दिन हार्वेस्टिंग चलती है, हार्वेस्टिंग होती कैसे है, वो थोड़ा सा आप। बागवानी की दूसरी फसलों में जैसे होता है कि रोज हार्वेस्टिंग होती है या रोज काम चलता है, आज 5 पैकेट टूटे हैं, आज 50 पैकेट टूटे, ऐसा है। संतरा में, ऑरेंज में सबसे किसानों के लिए अच्छी बात ये रहती है कि हार्वेस्टिंग जो होती है विदिन ए टाइम स्पेन 10 दिन में होना है तो 10 दिन में होकर फिनिश, बात खत्म। जो किसान के पास पैसा आना है वो 11वें दिन के अंदर सब पैसा आ जाता है, छुट्टी। तो संतरा के साथ में ये अच्छी बात है जी। जैसे हमने प्रोडक्शन के बारे में बात की, अब एक चीज़ और आती है कि काफ़ी किसानों का मतलब मेन चीज़ यही होती है कि हम अपना प्रोडक्शन, अपना खेती की 1 साल मेहनत की, हम अपने प्रोडक्शन को सेल कैसे करें जी, कहाँ पे बिकेगा, तो आपका मार्केट कहाँ है, कैसे सेल होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को। जैसे सामान्य रूप से संतरे की बागवानी में होता क्या है कि जो मटेरियल जो है जो संतरा जो है वो बल्क में निकलता है जी। मतलब ऐसा कोई 2, 5, 10 कैरेट, 20 कैरेट, 50 कैरेट ऐसा नहीं है, टन से वजन निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि पहली बार में तो व्यापारी ही आपके खेत पे अप्रोच कर लेते हैं, उधड़े भी देते हैं कुछ लोग, बाग में कुछ वजन से भी देते हैं। एक बात। दूसरी बात कि आसपास की जैसे हर क्षेत्र की अपनी एक मंडियाँ हैं, सब्जी मंडियाँ हैं, वहाँ पे भी इसकी कुछ मात्रा में खपत होती है, पर हाँ अधिक मात्रा में खपत वहाँ नहीं होती इसकी। और जैसे हम अभी जहाँ हैं तो झालावाड़ जिले में भवानी मंडी करके एक जगह है, वहाँ बहुत बड़ी मंडी है संतरा की। नागपुर में तो मंडी है ही से संतरा की, वरुड़ में भी है ही से। ऐसी छोटी छोटी जगह भी आजकल मंडियाँ विकसित हो रही है, तो फल को बेचने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो अभी आपका जो बेचने का सिस्टम है, आप कैसे बेचते हैं, उसका क्या सिस्टम, वो थोड़ा सा हम जैसे हम लगभग हमने 2019 के पहले हमने खुद ने तोड़ के मंडियों में बेचना चालू किया जी। फिर उसके बाद अब जैसे 19 या 20 के बाद में लॉकडाउन लगा तब से फिर व्यापारी ही ऑलरेडी अप्रोच कर लेते हैं। लोकल के बहुत सारे व्यापारी हम जानते भी हैं कि इनका बगीचा है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, उनको जो वो जानते हैं कितना माल यहाँ से मिल सकता है, तो वो खुद आके भी अप्रोच कर लेते हैं। और हमने तो 19-20 के बाद में लगभग व्यापारी ही आ जाते हैं हमारे एरिया में। लगभग यही ट्रेंड है, व्यापारी खुद आता है, वो भाव लगाता है, तोड़ भी वही करवाते हैं और खर्च भी उन पे ही रहता है सारा। वो जो आपके जो भी आड़त जो भी कटती है उसी को काट के आपको पैसा दे देते हैं। ठीक है। तो अगर मार्केट रेट की बात करें तो आपको पर केजी क्या रेट मिल रही है अभी? गए साल का जो ट्रेंड था वो लगभग 35 रुपये 38 रुपये किलो से लेकर के तो 42-45 रुपये किलो तक के जो भाव थे। बीच में एक बार 50 रुपये भी गया था, पर बहुत कम समय के लिए था। और इस साल जो मार्केट का रेट है वो 45 रुपये से लेकर 55 रुपये किलो के बाद ये भाव
है। और कुछ 60 रुपये में भी हुए, कुछ 62 रुपये हुए, बट हाँ एक नॉर्मल ट्रेंड अपन एक समझें उसको तो 45 रुपये से 55 रुपये का बाजार है। ठीक है। अब जैसे आपने दो तरीके बताए, एक तो मंडी में हम सेल कर सकते हैं, एक सीधा आप ठेकेदार को खेत पे बुलाते हैं, उसको आप सेल करते हैं। ठीक है, तो अभी आप ठेकेदार को दे रहे हैं, तो उसमें आप कैसे देते हैं, उसका क्या तरीका है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे परचेज होता है, वो थोड़ा सा मेरे को समझाइए। उसमें नॉर्मल टर्म कंडीशन ये रहती है कि वो 100 कैरेट पे 5 कैरेट आड़त काटते हैं। मान लो 100 कैरेट वजन निकला या 100 किलो वजन निकला, उसमें 5 किलो वजन वो आड़त का काट लेते हैं, 95 किलो के आपको पैसे दे देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरा पैटर्न इसका रहता है कि कुछ ठेकेदार रहते हैं या कुछ व्यापारी रहते हैं, वो उदड़ा बगीचा लेते हैं। आपका बगीचा उन्होंने देख लिया है, आपको और उनको दोनों को जैसे जम जाएगा, और वो कुछ भी एक पर्टिकुलर रकम बोल देते हैं कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो उस अवस्था में ऐसा होता है कि वो सूखे पैसे आपको दे देगा, उसमें कोई आड़त कटने का, 5 किलो वजन कटने का कोई वो नहीं रहता है। खाली बगीचा तोड़ के वो ले जाएगा वापस, आपको फल पूरा ले जाएगा तोड़ के, बगीचा यथावत रहेगा, और जो आपकी पैसे की बात हुई पैसे दे देगा। ठीक है। तो इस बार जैसे आपकी बात करें तो आपने जैसे कैसे दिया है, इसको सीधा ठेके पे दिया है कि भाई पूरा तोड़ के ले जा, या फिर किलो के हिसाब से वो दिया है, वो थोड़ा सा। इस बार अपन ने जो बगीचा बेचा है वो किलो से भी हमारी बहुत लंबे समय तक बात चल रही थी, बट वो किसी कारण से वो जम नहीं पा रहा था। बट एक ठेकेदार, एक व्यापारी आए हमारे यहाँ, और अपन ने इस बगीचे को लगभग हमारी बात में, बैठक में जो भी हुआ है वो, तो 30,11,000 रुपये में अपन ने इसको उधड़ा बेचा है। ठीक है। इसमें खाली करने की तारीख ऐसा रखी कि 16 तारीख तक। इसमें संतरे में ये समझने की जरूरत होती है कि बगीचा खाली करने की तारीख जो रहती है वो बहुत ज़रूरी रहती है। अच्छा। क्योंकि आपके बगीचे पे फल है, आप 16 तारीख तक जैसे अपनी बात हुई है, अगर वो 20 तारीख तक उसको ले जाता है तो उधर गर्मी टेम्परेचर बढ़ता है, पौधा अपना और स्ट्रेस में आता है, पौधा और परेशान होता है। जो आपने उसको फर्टिगेशन वगैरह किया है तो उसको जो प्रॉपर इन्वायरमेंट में जब तक वो फल रोक सकता है तब तक ही रोकेगा। अगर उससे अधिक समय तक वो रोकता है तो पौधे को भी नुकसान होता है। इसलिए किसान भाई बहुत ध्यान रखते हैं इस विषय को लेकर के कि समय से अपना बगीचा खाली करना ये भी जरूरी है। तो जैसे आपने अपना बगीचा 30,11,000 में उनको दे दिया, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन आया है वो, तो उसमें आपको वेट से कोई लेना देना नहीं है जी। तो उसमें क्या रहेगा, हार्वेस्टिंग भी उनकी है, सारा जो कैरेट है, लेबर है, सारा कुछ उनका ही है। लेबर उनकी है, हार्वेस्टिंग उनकी है, वेट लॉस होता है वो उनका है, कोई फल नीचे गिरता है खराब होता है वो उनका है। इससे अपने को कोई विषय, उससे कोई बात में ऐसा नहीं रहता है। आपको अगर उधरा अगर उसने लिया है तो उसने वो अपने को जो पर्टिकुलर रकम की बात हुई रकम आपको देगा। ठीक है, बस। और बगीचा जो है खाली करके फल तोड़ के वो जो उसको ले जाना है वो ले जा सकता है, वो ले जाएगा। ओके, बस। तो अब जैसे ये तो बात हुई हमारी अर्निंग के बारे में, खेती के बारे में। एक दो चीज़ें मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो मेन चीज़ ये आती है कि काफ़ी किसान बगीचा लगाते हैं, जैसे हम ये वीडियो डालेंगे, किसान हमें कहेंगे हमने बगीचा लगाया, हमारा बगीचा खराब हो गया, हमने पौधे उखाड़ के फेंक दिए, हमें प्रॉफिट नहीं आया, आपने प्रॉफिट कैसे ले लिया, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो क्या आपने भी ऐसे किसानों को देखा है, या फिर आपने इस बगीचे को सक्सेस कैसे किया है जिससे कि आप इतनी अर्निंग कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को बताइए। भैया एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का। ये बगीचा हमारे पिताजी ने 2011-12 में लगाया था। हम जब होम रिटर्न हुए, जब हमने कोशिश करी, इसके पहले हमारे बगीचे में इतना फल पहले भी कभी नहीं आया है जितना इस वर्ष आया है। उसके पीछे ये कारण है कि हम आखिरी 3 साल से लगातार इस बगीचे पे मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से मतलब हम इसमें फाइनेंशियली भी बहुत प्रयास किया हमने, और समय देने को लेके भी, अपनी प्रक्रियाएं बदलने को लेके भी। कुछ फार्मर्स का ऐसा इंटेंशन रहता है कि वो ये बीच में जो जगह रहती है इसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं, कुछ मेथी लगा दिया, कुछ अलसी लगा दिया, कुछ गेहूं लगा दिया। तो मेरा तो स्वाभाविक रूप से सुझाव रहता है कि अगर आप बागवानी की कोई फसल कर रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि जो आपको इंटरक्रॉपिंग जितना नहीं दे पाएगा उतना आपको संतरे के 4 झाड़ 5 झाड़ी उतना आपको रकम दे देंगे। तो एक तो इंटरक्रॉपिंग से बचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम सफल कैसे हो पाए, हमने इसका एक सिस्टम बनाया, रेगुलर सिस्टम। इसको स्प्रे कब करना है, खाद कब देना है, पानी कब कब पिलाना है, ये अधिक जानकारी जिन लोगों के पास है उनसे जानकारी ले लेके ये जो हमने एक सिस्टम डेवलप किया, और हम लगातार आखिरी 3 साल से प्रयास कर रहे थे। हमको पहले साल जो है लगभग इसमें 150 कुंटल का प्रोडक्शन आया था, दूसरे बार 285 कुंटल वजन हमारे बगीचे में से निकला था, और पर भाव कम थे तो अर्निंग स्वाभाविक रूप से कम हुई, बाजार कम थे। तो अब इस बार ऐसा ईश्वर ने ऐसा योग बनाया है कि उत्पादन भी ज़बरदस्त थे और भाव भी अच्छे मिल गए, तो जाके फिर ये यील्ड और ये आमदनी हमारी हो पाई है। लास्ट में हमारे जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो
संतरा की बागवानी अगर आप कर रहे हैं या बागवानी में अन्य भी कोई भी बागवानी आप कर रहे हैं, उसका एक अपना एक पैटर्न है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, आप उसको फॉलो करिए। 3, 4, 5 साल हम संतरा में लगाते हैं, उसको पौधे को बड़ा करते हैं। 1-2 साल वो अगर फल नहीं देता है तो आप सोचते हैं कि इसको उखाड़ के काट के फेंक देना चाहिए, कुछ नहीं होता है, दूसरी फसल करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको खेती से, कृषि से अगर इसको प्रॉफिटेबल हो करके अगर आपको वास्तविकता में अगर आगे बढ़ना है खेती से, तो आपको बागवानी फसलों के का ही चुनाव करना पड़ेगा। बागवानी फसलों में ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप बागवानी करने में सफल होते हैं, कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बागवानी करके, बागवानी फसलों की खेती करके वो अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे उद्यमियों से भी आगे, उनसे भी अच्छी आय कर रहे हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, संतरा बागवानी को बहुत सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए हमको, और उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए। खाद कब देना है, पानी का है, स्प्रे का है, दवाई है, ये सारा अगर हम सिस्टम बनाने में अगर सफल होते हैं हम, और अगर उसमें फिर लगातार मेहनत करते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संतरा की बागवानी भी एक बहुत अच्छा आय का स्रोत और एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर फील्ड हो सकती है जी। तो यानी कुल मिला के ये कि खेती जब भी करनी है, चाहे कोई भी बागवानी हो, किसान को सिर्फ दूसरे किसान को देखकर या फिर भावुक होकर खेती नहीं करनी, पूरी उसकी रिसर्च करनी है। रिसर्च करके ही उस खेती में जाएंगे तो ही उसमें वो सक्सेस हो पाएंगे। अपन क्या करते हैं कि फलाने जी का बगीचा इतना है, उन्होंने कौन सी खाद डाली थी, मैं भी ये डाल देता हूँ, उन्होंने ये स्प्रे किया था, मैं भी कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। हर मिट्टी की आप सबसे पहले अगर आप कुछ, हमने आज से 3 वर्ष पहले हमारी मिट्टी की जांच कराई थी। हमारी मिट्टी की जांच करी तो हमारे इसमें नाइट्रोजन की कमी थी। पौधे को फ्लावरिंग स्टेज तक लाने में CN रेशियो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, वो बड़ा भूमिका निभाता है, ऐसा लोग एक्सपर्ट बताते हैं। तो हमारे इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ही कम थी। पौधा फ्लावरिंग लेगा कैसे? पौधा फ्लावरिंग लेगा नहीं तो उसमें फल आएगा कैसे? तो उस पर फिर यील्ड कैसे आएगी, उत्पादन कैसे आएगा? हमने उसको सुधार करने के लिए प्रक्रिया करी। हमने पहले ही वर्ष अपने बगीचे में हरी खाद, ढेंचा जिसको बोलते हैं, वो ढेंचा लगाया, उसको रोटावेटर कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बगीचे की पत्तियों में, पौधों में, शाखाओं में अलग ही परिवर्तन है, क्योंकि हरी खाद जिसको मिलना थी वो मिल गई, नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में बढ़ गई। फिर जो रेगुलर फर्टिलाइजर देते हैं तो उन्होंने एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया, तो उसके कारण रिजल्ट आना चालू हो गए। तो ये है, किसी और को देख के ये एक विषय अलग है, बट आप आपका खुद का एक पैटर्न सेट करिए और उस पैटर्न को लगातार करते रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा बगीचा अभी हार्वेस्टिंग भी चल रहा है, बट अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट फर्टिलाइजेशन की। मतलब कि अभी बगीचा टूटा नहीं है, खाली नहीं हुआ है, बट हमने फर्टिलाइजर अभी इसको बाद में क्या देना है ये सब हमने प्लानिंग कर लिया है। इसके बाद इसकी कटिंग करवाना है, ये हमने प्लानिंग कर ली है। बोडो पेस्ट इस पर करवाना है, वो हमने प्लानिंग कर ली है। वापस से इसको पोस्ट हार्वेस्ट पानी दे के इसको वापस स्ट्रेस में छोड़ना है, उसकी हमने सारी प्लानिंग कर ली है। तो हमको इस बात को भी समझना चाहिए कि पौधे ने जो देना था वो तो दे दिया, हम अगले साल के लिए उसको क्या दे रहे हैं, तो उसकी तैयारी अभी कर लेना चाहिए। तो पौधा ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा सबल और ज़्यादा मजबूत बनता है। जब वो पौधा मजबूत रहेगा तो फल देना, फूल देना उसके लिए बहुत सामान्य बात है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही वो है कि प्रकृति ने सिस्टम ही ऐसा सेट कर रखा है कि अगर वो मजबूत होगा तो उसका काम ही है फल देना, फूल देना, वो स्वाभाविक रूप से देगा आपको। तो भैया आपने संतरा की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और आपने जो हमारे किसान भाइयों के लिए समय निकाला उसके लिए, और साथ ही आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पर कि आप जो खेती कर रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को आप जो खेती दिखा रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। और हमने जो जानकारी दी है, हमने विजय भैया को बुलाया है इसलिए था कि हमने जो जेन्युइन प्रैक्टिस करी है, मतलब हमने कुछ अलग से कुछ नहीं किया है। हमने जो प्राकृतिक रूप से हम जो करते हैं, जो नेचुरली जो खाद देना है, दवाई देना है, पानी पिलाना है, यही हमने किया है। और हम आज इसका इतना अच्छा उत्पादन लेके इतनी अच्छी आमदनी हम कर पाए हैं। आप भी ऐसे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास एक्सपर्ट लोगों से डिस्कस करके, चर्चा करके आप करेंगे, खास करके युवा उद्यमियों को अगर आप ये करेंगे तो आप भी ऐसे ही परिणाम आपको भी मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।